वेलकम टू आरजीएस वाला। आरजीएस वाला में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज हम आप सभी प्यारे बच्चों क्लास 10 के कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए एक्टिव से पैसिव बनाने का मेथड लेकर आए हैं। 2025 में सभी प्रश्नों का हल 2025 में पूछे गए सभी प्रश्नों के हल को समझा रहे हैं। 22 रूल समझाएंगे। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखकर समझेंगे तो इसके अतिरिक्त आने वाले सभी वो एक्टिव पैसिव जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी के सब आप कर सकते हो। और इस वीडियो से आपके 2 अंक तक 2 अंक कंपल्सरी 2 अंक आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में एक्टिव आता है। उस एक्टिव को हमें पैसे में बदलना रहता है। जब हम एक्टिव को पैसे में बदल रहे होते हैं तो इसके बदलने के सिर्फ 3 तरीके होते हैं। नंबर 1, या तो टेंस पे आधारित क्वेश्चन होगा जो एक्टिव पूछा जाएगा, या तो टेंस से आधारित होगा, या सेकेंड जो पूछा जाएगा वो यूज से आधारित होगा यानी प्रयोग से आधारित होगा। जिस प्रयोग में आप जानते हो कि शुड का प्रयोग, कैन का प्रयोग, कुड का प्रयोग, मे का प्रयोग, माइट, आर टू नीड, etc। इन प्रयोग से आधारित पूछा जाएगा। थर्ड पर्सन पूछा जाता है इंपरेटिव सेंटेंस से। इंपरेटिव सेंटेंस सबसे पहले पूछा जाता है टेंस से आधारित, टेंस के बाद यूज से आधारित, यूज के बाद इंपरेटिव सेंटेंस से। तो इन 3 बेसिस से पूछा जाएगा। इन 3 बेसिस में से आपको अगर तीनों पर थोड़ी थोड़ी पकड़ है तो आप किसी भी एक्टिव पैसिव को आसानी से कर पाओगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कक्षा 12 तक के एक्टिव पैसिव में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लास 10 के साथ क्लास 12 के बच्चे, 10th के साथ कक्षा 12 के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को देखकर कक्षा 12 के बच्चे भी एक्टिव पैसिव समझ सकते हैं। बहुत ही आसान होगा और हेल्पफुल वीडियो है आप सभी प्यारे बच्चों के लिए। तो अभी हम सबसे पहले आपको टेंस पर चर्चा करते हैं। टेंस से आधारित पैसिव को बदलने के लिए क्या किया जाता है, रूल्स बाय रूल्स आपको समझाएंगे। उसके बाद एक एक पैसिव को आसानी से समझाएंगे, आपको सब समझ आ जाएगा। देख लीजिए टेंस से आधारित पैसिव। टेंस से आधारित सिर्फ 8 ही टेंसों की पैसिव बनाई जाती है। नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस के बाद परफेक्ट की। प्रेजेंट के सिर्फ 3 टेंसों की पैसिव बनती है और बाई पास्ट, पास्ट के भी इन्हीं 3 टेंसों की पैसिव बनती है, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट। प्रेजेंट के 3 और पास्ट के भी 3। और फ्यूचर में सिर्फ 2 ही टेंसों की पैसिव बनती है। फ्यूचर में सिर्फ 2 ही टेंसों की पैसिव बनती है और वो कौन कौन से हैं, एक इंडेफिनिट है और सेकेंड आपका परफेक्ट है। समझ लीजिए जब हम पैसिव बना रहे होते हैं टेंस की, तो टेंस की पैसिव बनाते समय हमें प्रेजेंट और पास्ट टेंस की पैसिव बनाना पड़ता है। तो प्रेजेंट पास्ट के 3 टेंसों की पैसिव बनती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद जब हम पास्ट टेंस की पैसिव बना रहे होते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट की। इसके बाद हम फ्यूचर टेंस की यदि पैसिव बना रहे हैं तो फ्यूचर में सिर्फ 2 ही टेंसों की पैसिव बनती है, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। बाकी बचे 4 टेंसों की पैसिव नहीं बनती है। तो हम इन 8 ही टेंसों की पैसिव सीखेंगे कि इन 8 टेंसों में पहला रूल्स, इन सभी टेंसों के लिए, इन 8 के 8 टेंसों के लिए जो रूल्स हैं, रूल्स एकदम कॉमन है। रूल्स क्या है, एकदम कॉमन से रूल्स हैं। आप इन रूल्स को एक बार लिख लीजिए, सभी में लागू होंगे। 8 के 8 टेंस में समान रूल्स। आपको हर पैसिव में हर टेंस के अलग अलग टेंस के अलग अलग रूल्स, मतलब अलग अलग टेंस में अलग अलग रूल्स लिखवाएं, ऐसा कुछ भी नहीं। एक ही रूल्स में आप सारे पैसिव को बनाना सीख जाओगे। देखिए जैसे सबसे पहला रूल्स पैसिव बदलने का होता है कि जब कभी भी किसी भी एक्टिव में, जब कभी भी किसी भी एक्टिव वाइज में, सबसे पहले रूल्स में लिखेंगे रूल्स नंबर 1 कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, इससे पूर्व जस्ट मिनट देखिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज करा देते। तो ऑब्जेक्ट मेरे प्यारे बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक होता है आपका किसको, जिसे हम अंग्रेजी में होम से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है क्या, जिसको हम कह सकते हैं भात। या डायरेक्ट जाना चाहो तो एक आपका होता है किसको और क्या। किसको वालों की पकड़ भगवान से डायरेक्ट होती है, दोस्तों
किसको पर प्राणी मिलते हैं? इनडायरेक्ट तरीका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है और इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। क्या वाले केस को और किसको वाले केस को? इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ध्यान से समझ लीजिए, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार से होते हैं? दो। ऑब्जेक्ट दो प्रकार से होते हैं, एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक आपका क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस पर हमेशा एक मतलब किसी न किसी प्राणी का बोध होगा। अगर आपके सेंटेंस में किसी भी एक्टिव के सेंटेंस में, किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया रहेगा तो किसको से पूछने पर मिल जाएगा। जैसे जैसे राम रावण को मारता है, राम रावण को मारता है तो आप पूछ सकते हो राम किसको मारता है? रावण को। रावण क्या है? प्राणी है। तो किसको से पूछने पर हमेशा एक प्राणी का बोध होगा, जो कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और क्या से पूछने पर हमेशा वस्तु का बोध होगा, कोई ना कोई वस्तु आएगी जो सजीव नहीं रहेगी, निर्जीव टाइप की रहेगी। जो निर्जीव रहेगी उसे कौन सा ऑब्जेक्ट कहा जाता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसे कौन सा ऑब्जेक्ट कहा जाता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के हो गए? दो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जिस भी एक्टिव वॉइस में ये दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई एक भी ऑब्जेक्ट आया है, चाहे दोनों आए चाहे दोनों में से कोई एक आए, अगर इनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट भी आया है तो उसकी पैसिव बनेगी, अन्यथा पैसिव नहीं बनेगी। जिस भी एक्टिव वॉइस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में से एक भी ऑब्जेक्ट आया है तो उसकी पैसिव बनेगी। अगर इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो उसकी पैसिव नहीं बनेगी। हाँ, अगर दोनों आ गए तो सबसे पहली प्राथमिकता आप किसको वाले को दोगे? तो सबसे पहले इस वाले ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाओगे। इस वाले ऑब्जेक्ट को क्या बनाओगे? सब्जेक्ट बनाओगे और इसको छोड़ दोगे, इसको लास्ट में वैसे लिख दिया जाएगा। रूल्स के हिसाब से भी हम समझाते देखना। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज कर लीजिए। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट पर हमेशा प्राणी का बोध होगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे हमेशा किसका बोध होगा? वस्तु का बोध होगा। ठीक है, देखिए अब देखिए रूल्स नंबर फर्स्ट, एक्टिव से पैसिव बदलने के रूल्स नंबर फर्स्ट। यही रूल्स आपको हमेशा काम आएंगे। रूल्स फर्स्ट यह कहता है कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को अक्षर स्पष्ट समझ आ रहा है जो लिखा हुआ है? एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। और सब्जेक्ट को बाई के साथ लिखते हैं, बाई के साथ लिखते हैं। समझ लीजिए, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम क्या बना लेते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। और जो सब्जेक्ट रहता है उसको बाई के साथ लास्ट में लिख देते हैं। बाई के साथ कहां लिख देते हैं? लास्ट में। तो ऑब्जेक्ट को बाई के साथ लिखते हैं, सब्जेक्ट को बाई के साथ लिखते हैं और एक्टिव के ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट। फोकस आप दो बिंदु पर। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना रहता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को किसके साथ लिखना रहता है? बाई के साथ। ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को किसके साथ लिखना रहता है? बाई के साथ। कंप्लीट। अब देखो रूल्स नंबर 2, पैसिव वॉइस में, पैसिव में हमेशा मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पैसिव में हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा रूल्स, कंटीन्यूअस टेंस को छोड़कर शेष टेंसों की पैसिव बनाते समय अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कंटीन्यूअस टेंस को छोड़कर शेष टेंस की पैसिव बनाते समय अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। समझना, कंटीन्यूअस टेंस को छोड़कर शेष टेंस की पैसिव बनाते समय अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। चौथा, कंटीन्यूअस टेंस में इसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब और
बीइंग शब्द का प्रयोग करते हैं, बीइंग शब्द का प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे साथियों फिर से समझ लीजिए, टेंस, जब हम टेंस की पैसिव बना रहे होते हैं तो सबसे पहले एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। अगर एक्टिव वाइज एक्टिव के सब्जेक्ट को क्या बना लेते हैं, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं और सब्जेक्ट को बाई के साथ लास्ट में लिख देते हैं। पैसिव में हमेशा मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, पैसिव में हमेशा मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कंटीन्यूअस टेंस को छोड़कर शेष टेंस की पैसिव बनाते समय अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कंटीन्यूअस टेंस की अगर हमें पैसिव बनाना हुआ तो क्या करेंगे, तो कंटीन्यूअस टेंस में इसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। मुख्य यही है, बीइंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, बीइंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप सभी लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मिटा दिया जाए, नोट कर लो, नोट कर लो। चलो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से नोट कर लीजिएगा, या आप वीडियो को मतलब रोक कर पॉज करके फिर से नोट कर लीजिए, जैसे भी आप टीचर कहेगी वैसे कर लीजिएगा। अब रूल्स नंबर 5 देखते हैं, 4 रूल्स तो हो गए। 5वां रूल्स यह कैसा है, यदि प्रोनाउन चेंज, अगर हमें प्रोनाउन चेंज करना हुआ तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस और क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। ध्यान से समझना, अगर सब्जेक्ट के स्थान पर आई है और इसको हम बाद में ले रहे हैं बाई के साथ तो क्या हो जाएगा, मी। अगर सब्जेक्ट के स्थान पर ही है, बाई के साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम। अगर सब्जेक्ट के स्थान पर सी है, बाई के साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हर। अगर सब्जेक्ट के स्थान पर वी है, बाई के साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अस। अगर सब्जेक्ट के स्थान पर दे है, बाई के साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दिम। अगर सब्जेक्ट के स्थान पर यू है, बाई के साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यू। अगर आई है तो मी हो जाएगा, ही है तो हिम हो जाएगा, सी है तो बाई के साथ हर लिखेंगे, वी है ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे तो अस लिखेंगे, अगर दे है तो दिम लिखेंगे, यू है तो क्या लिखेंगे, यू। यदि ऑब्जेक्ट के स्थान पर मी, हिम, हर, अस, देम, यू है तो जब इनका हम सब्जेक्ट बना रहे होंगे, जब इनको हम सब्जेक्ट के स्थान पर ला रहे होंगे तो मी का फिर से क्या हो जाएगा, आई। हिम का क्या हो जाएगा, ही। फिर हर का क्या हो जाएगा, फिर अस का क्या हो जाएगा, वी। देम का क्या हो जाएगा, दे। और यू का क्या हो जाएगा, यू। फिर से अगर हम मी है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर मी है और इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। हिम है तो क्या हो जाएगा, ही। अगर हर है तो क्या हो जाएगा, सी। अस है तो वी। देम है तो दे। यू है तो यू। ए टेंस, प्रयोग और इंपरेटिव सेंटेंस सभी में लागू होगा। ये प्रोनाउन चेंज सभी में लागू होता है, रूल्स नंबर 5 होता है। इसको विधिवत याद तैयार कर लो, क्योंकि इसी का महत्वपूर्ण होता है। यही प्रोनाउन है जो आपके केस में आ जाए। जैसे देख लीजिए, इसमें सी हेल्प्ड मी, क्या है, सी हेल्प्ड मी, तो सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ गया, सी। ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ गया, मी। तो जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, मी जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पे, सी जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर, बाई के साथ लिखेंगे। जब मी का सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का सब्जेक्ट क्या है, मी का सब्जेक्ट क्या है, आई। तो हम क्या लिख लेंगे इसको, आई। और सी को जब बाई के साथ लिखेंगे, सी को जब बाई के साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हर। यही चेंज होता है। मी का सब्जेक्ट बनाएंगे, मी का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, आई। यदि हम सी का क्या बनाएंगे, यदि हम सी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे या बाई के साथ लिखेंगे, सी का ऑब्जेक्टिव केस यानी बाई के साथ लिखना है तो क्या लिखेंगे, समझ आ गया, मिटा दे। नाउन ज्यों का त्यों लिखा जाता है, नाउन में नो चेंज। यदि किसी का नाम आ गया, कोई भी नाउन हो लिख सकते हो। रूल्स नंबर 6, नाउन ज्यों का त्यों लिखा जाता है, 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 नाउन ज्यों का त्यों लिखा जाता है। आप लिख सकते हो, नाउन ज्यों का त्यों लिखा जाता है, इसमें कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं करते हैं। रूल्स नंबर 7, जिस एक्टिव में ऑब्जेक्ट कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार से, 2। किसको और क्या, मतलब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। जिस एक्टिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उसकी पैसिव नहीं बनती, है।
तो उसकी पैसिव नहीं बनती है। हम लिख भी दे रहे हैं, बोल भी दे रहे हैं, जिनको कम समझ में आए वो जो बोल रहे हैं सुनकर लिख लें। जिस एक्टिवाइज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं उनकी पैसिव नहीं बनाई जाती है, उन सेंटेंस को छोड़ दिया जाता है। बाकी आपको बताए हैं 12 टेंसों में से 8 ही टेंसों की पैसिव बनती है, 12 टेंसों में से 8 ही टेंसों की पैसिव बनती है, अन्यथा 4 टेंसों की पैसिव नहीं बनती है। इसके बाद आपको अतिरिक्त रूल्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। यही रूल्स टोटल आपके प्रयोग, आपके इंपरेटिव सेंटेंस, आपके क्या बोलते हैं उसको टेंस में 8 टेंसों के साथ इतने ही रूल्स का प्रयोग होना है, इतने ही रूल्स का प्रयोग होना है। देख लीजिए फिर से एक बार समझ लो। सबसे पहले एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को बाई के साथ, पैसिव में हमेशा मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग, पैसिव बनाते समय हमेशा मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग। रूल्स नंबर थर्ड रहा है कि जब हम पैसिव बना रहे होते हैं तो हमेशा अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। किस टेंस की? अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, परंतु कंटीन्यूअस टेंस को छोड़कर। अगर हम कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट में, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का प्रयोग करेंगे। इसके बाद बीइंग शब्द लगा देंगे, इज आर एम प्लस बीइंग। इसी प्रकार यदि हम पास्ट की बात कर रहे होंगे तो वाजवर होता है, तो वाजवर के साथ हम क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे। और फ्यूचर की बनती ही नहीं है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव बनती नहीं है। उस 2 ही टेंस हैं कंटीन्यूअस वाले जिनकी पैसिव बनती है और नहीं बनती। इसके बाद आ जाते हैं हम यूज पर, प्रयोग पर, कि प्रयोग की पैसिव कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले समझ लो, हमेशा प्रयोग में भी रूल्स यही रहेंगे, 1-2 रूल्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं। जैसे जो प्रयोग रहेगा उसी के बाद बी लगाकर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। वर्ब की कौन से फॉर्म का? थर्ड फॉर्म का। जो प्रयोग रहेगा उसी के बाद बी लगाकर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। बाकी प्रयोग में भी पैसिव, प्रयोग की भी पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बाई के साथ लिखते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बाई के साथ लिखते हैं। बस हम प्रयोग की बात कर रहे हैं। जैसे शुड का प्रयोग है, जैसे एक सेंटेंस दे देते हैं, आई कैन गिव यू अ गिफ्ट। जैसे आ गया आई कैन गिव यू अ गिफ्ट, एक कैन का प्रयोग है। जब इसकी हम बना रहे होंगे क्या? पैसिव। देखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट आया नहीं, दो ऑब्जेक्ट आ गए। ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये गिफ्ट एक वस्तु होती है, यू एक प्राणी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यू प्राणी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इससे ही हम क्या बना लेंगे? पैसिव। यू को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता है। यू के बाद कैन है तो कैन का ही प्रयोग करेंगे। बस इसके बाद क्या लगा देंगे? देखो जो प्रयोग रहेगा उसी का बाद हम भी लगा देंगे, भी लगा दो। फिर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, गिव का थर्ड फॉर्म क्या होगा? गिवन। उसके बाद बचा अदर ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट बचा हुआ है आ गिफ्ट नोट कर देंगे। बाकी बात फिर बाई लगा देंगे और सब्जेक्ट को क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। यू कैन वी गिवन अ गिफ्ट बाई मी। समझ आ गया? इसी प्रकार से हम प्रयोग की पैसिव बना लेंगे। जो भी प्रयोग रहेगा उस प्रयोग में हम इसी प्रकार से प्रयोग की पैसिव क्या कर लेंगे? बना लेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इन सारे रूल्सों को लिख लीजिए, 1-2 बार रिपीट कर लीजिए, 1-2 बार वीडियो को फिर से देख लीजिए। उसके बाद आपको सबका सब समझ आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इंपरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? इंपरेटिव। इसके बाद हम इंपरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाने के 2 फार्मूला है। नंबर 1 ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म अदर ऑब्जेक्ट प्लस अदर ऑब्जेक्ट शुड बी थर्ड फॉर्म अदर ऑब्जेक्ट। एक दूसरा होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर ऑब्जेक्ट। फिर समझ लो, इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाने के 2 फार्मूले, दोनों में से चाहे जिस फार्मूले से आप ट्रांसलेट को चेंज कर दीजिएगा। ऑब्जेक्ट शुड बी थर्ड फॉर्म अदर ऑब्जेक्ट, एक होता है लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म अदर ऑब्जेक्ट। इंपरेटिव सेंटेंस से कभी हो ही नहीं सकता कि पैसिव न पूछे, प्रयोग से तो हो सकता है न पूछे, बट टेंस और इंपरेटिव सेंटेंस से कंपलसरी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक आने अनिवार्य हो गया है एकदम से, ये समझ लीजिए। अब हम आपको 2025 में आए सभी प्रश्नों का
सोल्यूशन करा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में 2024, 2023, 2022 ऐसे कई सत्रों में आए हुए सारे प्रश्नों का सोल्यूशन करा देंगे। आप सभी लोग क्लास 10 के सभी प्यारे बच्चे इसी प्रकार से आरजीएस वाला चैनल से जुड़े रहें। आप लोगों को आने वाले बोर्ड एग्जाम में उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो बोर्ड एग्जाम इस बार आने वाले हैं प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तो उन सभी मतलब प्रश्नों को आपको हूबहू बता दिया जाएगा। आप बोर्ड एग्जाम से पहले जब आप पेपर देने जाओगे तो आप जो यहाँ पर पढ़े रहोगे, जो यहाँ से आपको डाटा मिला रहेगा, जो प्रश्न पत्र आपको मिला रहेगा, आप उसी का सोल्यूशन कर लीजिएगा। बाकी हम यहाँ पर सोल्यूशन भी करा देंगे उन सभी का, आप उसको पढ़कर ही जाइएगा। उसके अतिरिक्त आप कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, उतने से ही आप 90% स्कोर कर सकते हैं। यह संस्था मां सरस्वती क्लासेस के नाम से जानी जाती है, जो विगत 6-7 वर्षों से है कार्यरत। अब तक इसका अधिकतम स्कोर 95% रहा है, और आप सभी लोग मेहनत करोगे तो इससे भी अधिकतम अंक आप हासिल कर सकते हैं। मिटा दिया जाए, देखिए प्रैक्टिस साइलेंट। चलो देखिए मेरे क्या बच्चों, सबसे पहले आई एम राइटिंग एन एसे। हमें पहचानना होता है कि किस टेंस की पैसिव है। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आई एम दिखाई दिया और आई एम के बाद इधर आईएनजी आ गया, जैसे ही आई एम दिखाई दिया और आई एम के बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नजर आ गया, तो हम समझ गए कंफर्म यहाँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव बना रहे होते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले बनाए, उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग शब्द का प्रयोग करते हैं। उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग शब्द का प्रयोग करते हैं। बाकी पैसिव में हमेशा मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए अब इसका ऑब्जेक्ट ढूंढो। इसमें कोई ऑब्जेक्ट आया है? हाँ, एन ए से आया है। एन ए से कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वस्तु वाला है कि प्राणी वाला है? ए से निबंध। अब बताइए, निबंध प्राणी होता है या वस्तु के रूप में जाना जा सकता है? एक वस्तु के रूप में कार्यरत है। जब इसको वस्तु के रूप में कार्यरत कर देते हो तो इसको मतलब इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हो। कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो है, जब ऑब्जेक्ट आ गया तो पैसिव बनेगी। जब इसकी पैसिव बनेगी तो हम इसकी पैसिव बनाते हैं, देखते हैं पैसिव। तो सबसे पहले लिखेंगे एन ए से, कैपिटल लेटर से पहला अक्षर एन ए से। एन ए से के बाद अब आई के अकॉर्डिंग यहाँ आई एम था, आई के अकॉर्डिंग क्या था? आई एम। तो एन ए से के अकॉर्डिंग क्या होगा? इज। इज के बाद क्या लगा देंगे हम? बीइंग शब्द का यूज कर देंगे। बीइंग के बाद जो मेन वर्ब है राइटिंग, इसको क्या कर देंगे? रिटेन। WRITN। तो इस प्रकार से हम क्या कर देंगे? रिटेन बन गया। देखिए एक्टिव के ऑब्जेक्ट को क्या बना दिए? सब्जेक्ट। फिर जो हेल्पिंग वर्ब था, इसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होती है। आई के अकॉर्डिंग एम लिखी जाती है, तो एनएसए के अकॉर्डिंग क्या लिखी जाएगी? इज, क्योंकि सिंगुलर केस है, नहीं तो आर लिख सकते थे अगर प्लूरल केस होता तो। इसके बाद बीइंग शब्द का प्रयोग कर दिए। बीइंग के बाद हम थर्ड फॉर्म लिख दिए रिटेन। रिटेन के बाद बचा अब इसमें क्या? सिर्फ आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम क्या लिखते हैं? बाई के साथ सबसे अंदर लिखते हैं। तो बाई आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। तो बन गया एन एसे इज बीइंग रिटेन बाई मी। ये आपका आंसर हो गया। दूसरे सेंटेंस का आंसर क्या होगा? सी हेल्प्ड मी। सबसे पहले पहचानो कौन सा टेंस है। यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रही है, तो दो ही टेंस ऐसे होते हैं जिनके असर्टिव सेंटेंस में, दो ही टेंस ऐसे होते हैं जिनके असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आती। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है और एक पास्ट इंडेफिनिट है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। यदि पास्ट इंडेफिनिट होता है तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, मीन्स सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। अगर पास्ट इंडेफिनिट होता है तो सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। अगर सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया तो पास्ट इंडेफिनिट है। जब पास्ट इंडेफिनिट केस को हम बदल रहे होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट केस को बदल रहे होते हैं, आपको अगर शोरगुल करना है तो आप क्लास से जा सकते हैं। सी हेल्प्ड मी, अगर इसको हम चेंज कर रहे होते हैं तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट का अगला टेंस होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज वर्ब। तो आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगी? वाज। फिर इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का। तो हेल्प्ड का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड ही हो जाएगा। उसके बाद बचा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम लिखेंगे बाई के साथ। तो सी का क्या होता है? हर। सी का क्या होता है? हर। बस हो गया। इसके बाद इस केस को देखते हैं। CGD राइटिंग अ लेटर। इसको कहां से चालू करेंगे? आ लेटर से चालू करेंगे। कौन सा टेंस है? तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, क्योंकि इज के बाद किसका प्रयोग किया गया है? आईएनजी का प्रयोग किया गया है। तो आ लेटर से चालू कर दो। आ लेटर
आ लेटर के हिसाब से भी क्या लगेगा, इज ही लगेगा। फिर विंग शब्द का प्रयोग कर देंगे। विंग के बाद किसका प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म, तो डबल रिटर्न लिख देंगे। क्या लिख देंगे, रिटर्न लिख देंगे। रिटर्न के बाद फिर हम किसका प्रयोग कर देंगे, बाई, बाई लगा देंगे। बाई के साथ सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। इस प्रकार से आपका ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसमें देखो, नेवर प्ले अ डर्टी गेम, नेवर प्ले अ डर्टी गेम, नेवर प्ले अ डर्टी गेम। आप में से कोई बता सकता है कौन सा टेंस है, कौन सा प्रयोग है, बता सकते हो कौन सा सेंटेंस है? इम्परेटिव, बहुत अच्छे, इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। देख लीजिए, नेवर प्ले अ डर्टी गेम। अगर इम्परेटिव सेंटेंस का केस होता है तो इम्परेटिव सेंटेंस के केस को बनाने के लिए या तो हम लेट से शुरू करते हैं तो ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं। जैसे इसका ऑब्जेक्ट है अ डर्टी गेम, अगर इसको हम अ डर्टी गेम से चालू कर देते हैं, DIRTY, दोनों से बता देते हैं, ध्यान से समझना। अ डर्टी गेम से चालू कर देते हैं, दो रूल्स दिखाए थे, दो फार्मूला, दोनों फार्मूला से सेंटेंस को पैसे में बदल देते हैं। अ डर्टी गेम, अ डर्टी गेम मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फिर शुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, शुड। शुड के बाद नेवर का केस है तो नेवर लगा दो, नेवर के बाद क्या लगा दो, फिर बी, शुड नेवर बी। तो आ डर्टी गेम शुड नेवर बी। बी के बाद प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। बचा क्या, कुछ भी नहीं। तो आ डर्टी गेम शुड नेवर बी प्लेड, आ डर्टी गेम शुड नेवर बी प्लेड, आ डर्टी गेम शुड नेवर बी प्लेड। यही आपका कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। अगला केस क्या है, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज। ये कौन सा सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव की पैसिव बनाने के दो रूल्स है, तो लेट से बना दीजिए तो ऑब्जेक्ट से बना दीजिए। इस वाले केस को यदि हम ऑब्जेक्ट से बनाए हैं तो इस वाले केस को किससे बना देते हैं, फिर सब्जेक्ट, सॉरी लेट से। तो पहले किसका प्रयोग कर देते हैं, लेट। लेट के बाद क्या लिख देंगे, लेट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अ नॉइज। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, अ नॉइज, NOISE, लेट अ नॉइज। इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद वी लगाते हैं, लेकिन इसमें नॉट का प्रयोग किया गया तो नॉट वी लगाएंगे, नॉट वी। बचा क्या, मेक। मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेड। मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेड। तो लेट अ नॉइज नॉट बी मेड, लेट अ नॉइज नॉट बी मेड। फिर है द स्टूडेंट डिड नॉट रीड द बुक, द स्टूडेंट डिड नॉट रीड द बुक। कौन सा सेंटेंस है, डिड नॉट किसकी हेल्पिंग वर्ब है, कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की है तो पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव बनाने के लिए अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग किया जाएगा, वाज वर्ब। किसका प्रयोग किया जाएगा, वाज वर्ब। पहले इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है द बुक। तो बुक के हिसाब से सिंगुलर है, सिंगुलर है क्या लगेगा, वाज की वर्ब वाज। वाज के बाद हम किसका प्रयोग कर देंगे, नॉट वाला केस है तो नॉट लगा देंगे। नॉट के बाद फिर किसका प्रयोग कर देंगे, थर्ड फॉर्म। रीड का थर्ड फॉर्म रेड, रीड का थर्ड फॉर्म रेड। उसके बाद बचा क्या, बाय द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट। एक केस लास्ट वाला बचा, ही टुक हिज सन टू द हॉस्पिटल, ही टुक हिज सन टू द हॉस्पिटल। बस आप टेंस पहचानो कौन सा टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। किसका फॉर्म, सेकंड फॉर्म। तो पैसिव इसकी बनाओगे कहां से, हिज सन टू द हॉस्पिटल, हिज सन टू द हॉस्पिटल। इसकी पैसिव बनाओगे कहां से, इसकी पैसिव बनाओगे कहां से, तो हिज सन से। किससे बनाओगे, हिज सन, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट हिज सन है तो हिज सन लिख दोगे। हिज सन के बाद क्या लिखोगे, वाज। क्या लिखोगे, आवाज। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का अगला टेंस होता है पास्ट कंटीन्यूअस, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज वर्ब, तो वाज का प्रयोग कर देंगे। वाज के बाद क्या लिखेंगे हम, थर्ड फॉर्म। वाज के बाद क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म। टुक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टेकन। टुक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टेकन। टेकन के बाद बचा क्या, टू द हॉस्पिटल, टू द हॉस्पिटल, टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही। 2025 में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए ये 7 ही आपके एक्टिव हैं। 7 के 7 एक्टिव को हम पैसे में कन्वर्ट कर दिए हैं। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। हमने सारे रूल्स को पैसिव वाइज के समझा दिए हैं। यदि अभी भी किसी बच्चे को समझ नहीं आया है कंप्लीटली पूरी तरह से, आप बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा सर हमें कम समझ आया। तो हम क्या करेंगे, एक्टिव और पैसिव को बदलने के साधारण हर एक टेंस को अलग अलग बाय रूल्स आपको प्रैक्टिस करा देंगे, लिखवा देंगे। समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।